नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक वरिष्ठ नागरिक हैं यानी आप एक सीनियर सिटीजन हो चुके हैं या फिर बहुत जल्द होने वाले हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 जून 2026 से कई सारे ऐसे सरकारी बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं। कई सारी ऐसी सरकारी सुविधाएँ हैं जो 1 जून 2026 के बाद से आप सीनियर सिटीजन्स को मिलने लगेंगी। आज उन्हीं सुविधाओं के बारे में इस वीडियो में बात होगी। एंड अगर आप लोग को ये लगता है कि सरकार आपके लिए कुछ करती नहीं है, कुछ सोचती नहीं है, तो यहाँ पर आप एक गलती कर रहे हो। आपको आज की इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको ये पता चल सकेगा कि आखिर में सरकार आपको कौन कौन से बेनिफिट दे रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक पर विस्तार से बात करते हैं। तो साथियों देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे रेलवे की तरफ से मिलने वाली ऐसी सुविधाओं के बारे में जिसके बारे में आपको नहीं पता। देखिए, अक्सर जब रेलवे की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं की बात होती है तो आप सीनियर सिटीजन्स के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो है रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन यानी रेलवे टिकट किराए में छूट। और इसके अलावा आपको पता ही नहीं है कि सरकार और भी कोई सुविधाएं देती है। इसमें होता क्या था, जो लोग नए नए सीनियर सिटीजन्स बने हैं वो लोग पहले समझ लीजिए कि पुरुषों को 40% तक टिकट में छूट मिलती थी और महिलाओं को 50% तक टिकट के किराए में छूट मिलती थी। यानी अगर आपको कहीं जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिल्ली से आपको बिहार जाना है और ट्रेन का किराया जो है वो 1000 रुपये है, तो महिलाओं को 500 रुपये देने हैं क्योंकि उनकी 50% छूट है और पुरुषों को 600 रुपये देने हैं क्योंकि उनके 40% छूट है। तो ये सुविधा 2020 से पहले तक आपको दी जाती थी, लेकिन उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक आया, कोरोना महामारी आई, जिसकी वजह से सरकार को इसे बंद करना पड़ा। और बंद किया तो किया, अभी तक इसे दोबारा से चालू भी नहीं किया। अब दोबारा अभी कोई उम्मीद भी नहीं है कि इसको दोबारा शायद चालू किया भी जाए या नहीं। लेकिन आप लोग को क्या करना है, आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि रेलवे और भी कई सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो आपको देता है। जैसे लोअर बर्थ कोटा, यानी अगर कोई सीनियर सिटीजन कहीं ट्रैवल करने की सोच रहा है तो आपको लोअर बर्थ अलॉट होगा, ये रेलवे की जिम्मेदारी है ना। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका लोअर बर्थ कोटा अलॉट नहीं हो पाता है, उनका अपर बर्थ अलॉट हो जाता है, तो आप टीटी से कह के चेंज करवा सकते हो। इसका आपको एक भी पैसा नहीं देना और आपको लोअर बर्थ ऑन द स्पॉट अलॉट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, स्टेशन पर आपको एयरपोर्ट जैसी सुविधा अब रेलवे देने जा रहा है। यानी जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर आप लोगों ने कभी एरोप्लेन से यात्रा करी हो, यानी अगर आपने कभी भी फ़्लाइट ली हो, तो आपको ये पता होगा कि वहाँ पर सुविधा कितनी बेहतरीन होती है। जो लोग चल फिर नहीं सकते उनके लिए स्पेशल व्हील चेयर मिलती है फ़्लाइट तक, गेट तक जाने के लिए। ठीक वैसे ही सुविधा अब रेलवे भी ला रहा है। रेलवे आप सीनियर सिटीजन्स को व्हील चेयर देगा, साथ में एक पोर्टर देगा जो आपको आपके कोच तक, आपकी सीट तक पहुँचा के आएंगे। इसके अलावा देखिए, पहले काम करने की सुविधा, यानी मान लीजिए आपने रिजर्वेशन नहीं करवाया है, आप जनरल कोच में यात्रा करना चाह रहे हो, आप स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन बस 10 मिनट में छूटने वाली है। अब आपने देखी टिकट खिड़की पर लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर आपके मन में 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला, अगर आप लाइन में लगते हो तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी क्योंकि अब आपके अंदर इतनी तो स्फूर्ति है नहीं, इतनी तो आपके अंदर ताकत है नहीं कि आप दौड़ के जीना चढ़ के आप जल्दी से जाके प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाओ। आपके हाथ पैरों में कमजोरी है क्योंकि आप बुजुर्ग हो चुके हो, है ना। अगर आपकी तुलना करी जाए एक 18-20 साल के युवा से, तो उसके मुकाबले आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन होती है। जो युवा 20-25-30 साल का व्यक्ति दौड़ के ट्रेन पकड़ लेगा, आप नहीं पकड़ पाओगे, ये चीज़ तो आप मानते हो। दूसरा आपके मन में आएगा कि ऐसा करते हैं कि टिकट नहीं लेते हैं, अभी ट्रेन में बैठ जाते हैं, नेक्स्ट किसी प्लेटफॉर्म पर अगर भीड़ कम होगी तो हम वहाँ पर टिकट ले लेंगे। तो यहाँ पर दूसरे केस में आप गलती कर रहे हो क्योंकि आपको क्या करना है कि आपको लाइन को छोड़ के सबसे पहले जाना है और आपको सबसे पहले टिकट मिलेगा, ये आपका अधिकार है। और जितने भी लोग लाइन में खड़े हैं वो आपसे एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। अगर आपको क्या करना है, सीधे अधिकारी से बात करनी है क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आपको ये सुविधा देता है, आपको ये अधिकार देता है कि जितने भी लोग लाइन में खड़े हैं उनसे मतलब नहीं है, ना तो आपको उनसे बात करनी है, आपको बात करनी है जो अंदर अधिकारी आपको टिकट दे रहा है और वो इस चीज़ को भली भांति जानता है कि हमें सीनियर सिटीजन्स को प्रायोरिटी देनी है। सो वो आपको प्रायोरिटी देगा और आपको टिकट पहले मिल जाएगा। वैसे तो कई सारे स्टेशनों पर सीनियर सिटीजन के जो काउंटर होते हैं वो अलग होते हैं, बट जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आप एक ही काउंटर में पहले जाके काम चला सकते हो। तो ये जो लाभ है ये आपको रेलवे की तरफ से मिलता है।
दूसरा आ जाता है बैंकिंग और एफडी पर बड़ा फ़ायदा। अगर आपकी उम्र भी 60 साल से ज़्यादा हो गई है तो बैंकिंग सेवाओं में आपको अतिरिक्त बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे एफडी पर सामान्य से ज़्यादा ब्याज, टीडीएस में छूट, है ना, और बैंकिंग रिलेटेड कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें प्रायोरिटी। एफडी में सामान्य से ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे मिलता है, जैसे आम आदमी को 6.45% तक मिलेगा इंटरेस्ट, तो आपको 8.32 समथिंग ऐसे मिलता है, यानी आम लोगों से आपको बढ़ के ही इंटरेस्ट मिलता है, जिससे आपका जो मुनाफा है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और वहीं अगर आप अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट को सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा लेते हो तो इसमें भी कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं सरकार की जो आपके लिए एलिजिबल हो जाती हैं और आप उसका लाभ ले सकते हो, है ना। बैंक में प्राथमिकता पर सेवा मिल जाती है। आप केवाईसी करवाने गए हो, आप पेंशन निकालने गए हो, पैसा जमा करने गए हो और आपको लाइन में ना लगना पड़े, ये व्यवस्था बैंक करेगा। पहली बात तो वो अलग से काउंटर देगा, सीनियर सिटीजन स्पेशल डेडिकेटेड काउंटर। अगर नहीं है तो आपको नंबर 1 पर आपका काम किया जाएगा और आपको इधर उधर काउंटर पर दौड़ाया भी नहीं जाएगा, एक ही काउंटर पर सारा काम। ये चीज़ क्लियर हो गई, चाहे पैसा निकालना हो, चाहे जमा करना हो, चाहे केवाईसी करवाना हो। तीसरे नंबर पर जो सुविधा मिलती है वो है वृद्धा पेंशन, यानी अगर आप हाल ही में एक वरिष्ठ नागरिक बने हैं, सीनियर सिटीजन बने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 60 वर्ष की आयु को जैसे ही पूरा कर लेता है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसमें राज्यों के हिसाब से आपको पेंशन मिलती है। अगर आप यूपी के हो तो आपको 1500 रुपये प्रति माह मिलेगी, आप बिहार के हो तो आपको 1100 रुपये प्रति माह, आप झारखंड के हो तो 2500 रुपये प्रति माह, दिल्ली के हो तो 2000 समथिंग अराउंड है, कोई कंफर्म नहीं है, बट हरियाणा के हो तो 3200 रुपये। मतलब जितने राज्य उतने तरह की पेंशन। आप अपने राज्य में आपको पेंशन कितनी मिल रही है अगर आप ये जानना चाहते हो तो अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर आप खुद से इसे सर्च करके पता कर सकते हो, बट पेंशन आपको मिलती है। इसके लिए देखिए इसमें भी कई सारे रीज़न होते हैं। अगर आपने फॉर्म को सही तरीके से नहीं भरा या फिर कोई भी डाटा मिसमैच हुआ तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। कौन कौन से रीज़न होते हैं पेंशन रुकने के? आधार कार्ड में गलती, अगर आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है, बैंक अकाउंट में कुछ और है, तो आपकी पेंशन रुक सकती है। जन्म तिथि अगर गलत है तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो पेंशन है वो आपको आधार कार्ड के हिसाब से मिलेगी। जब तक आप आधार कार्ड में 60 साल के पूरे नहीं हो जाते हो तब तक आप पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हो किसी भी राज्य में, है ना। ये जो एलिजिबिलिटी है ये सभी में समान है। अगर 1 महीना भी आपको बाकी है तो 1 महीना अगर आप कम हो 60 साल होने में तो आपको 1 महीना वेट कर लेना है, उसके बाद ही आवेदन करना है। अगर आप पहले करते हो तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद आयुष्मान कार्ड का बड़ा फ़ायदा। साथियों कई सारे हमारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनका कमेंट अक्सर मेरे वीडियोस में आता है कि बेटा मेरे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, मुझे ये बीमारी है, 3 लाख रुपए इसमें खर्च आ रहा है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आपका नाम लिस्ट में हो या ना हो, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। बट अगर आप 60 साल से 70 साल के बीच में हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है। बट 70 साल के बाद लिस्ट में नाम हो या ना हो, सरकार आपका आयुष्मान कार्ड बना के देगी। फिर आप 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मुफ्त में इलाज करवा सकते हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पताल हो। तो देखिए ये तो नॉर्मल सुविधाएं हो गई जो सीनियर सिटीजन्स को मिलती हैं। देखिए अब एक नई योजना सरकार 1 जून 2026 से शुरू कर रही है, वो है दवाइयों का खर्चा और जांच का खर्चा। देखिए आप चाहे बुजुर्ग हो चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के हो, आप मिडिल क्लास हो चाहे आप गरीब हो, अक्सर गरीब आदमी परेशान होता है तो सिर्फ जांच और दवाइयों में, पैसा इसी में सबसे ज़्यादा जाता है। आप ना मानो इसको एक्सपीरियंस करके देख लेना। अगर आपको कोई बीमारी है आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो फीस जो लेगा वो तो लेगा ही लेगा, वो तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दवाइयाँ जो आएंगी वो उससे भी महंगी होंगी। उनकी फ़ीस की दुगनी तिगनी दवाइयाँ होंगी, उनकी फ़ीस की चौगुनी 5 गुनी जो है वो जाँचें होंगी। तो आम आदमी हमेशा मार खाता है दवाइयों के खर्चे में और जांच के खर्चे में। सरकार इसी को टारगेट कर रही है और फिलहाल सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें सुविधा लेकर कर सामने आ रही है। अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति हो और आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है, आपके पास दवाई लिखा हुआ पर्चा है, तो आप किसी भी जन औषधि केंद्र पर जाओगे तो सीनियर सिटीजन को उसमें अलग से डिस्काउंट मिलता है और मार्केट रेट से सस्ती दवा आपको वहाँ पर मिलेगी। जो सरकारी जन औषधि केंद्र हैं आपको वहाँ पर जाना है। और रही बात जांच की, तो आप किसी भी बड़े सरकारी अस्पताल में जा सकते हो, वहाँ पर सारी जाँचें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, एक भी पैसा आपको नहीं देना। इसके लिए सरकार ने देखिए आभा कार्ड भी बनवाए हैं।
एक आभा कार्ड इस तरीके से होता है जिसमें आपके सारी जो जाँच होंगी, जो भी आपको बीमारी है, सब उसमें दर्ज होती है और उससे आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जा कर के फ्री में जाँच करवा सकते हो। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी जो आपको सुविधाएं मिलती हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी लीगल राइट्स की, कानूनी अधिकार जो कि सीनियर सिटीजन्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से मिले हुए हैं। देखिए, अगर आपका बेटा, आपकी बहू या आपकी पत्नी या आपके घर का कोई भी उत्तराधिकारी आपको परेशान करता है, आपको प्रताड़ित करता है, आपको खाना नहीं दिया जाता है, बात बात पर आपको घर से निकालने की धमकी दी जाती है, तो आप कानून की मदद ले सकते हो, क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 ये क्लियर कहता है कि कोई भी व्यक्ति समाज में चाहे किसी भी बड़े पद पर हो चाहे छोटे पद पर हो, महिला हो या पुरुष, सीनियर सिटीजन को परेशान नहीं कर सकता। अगर सीनियर सिटीजन परेशान है और उसने आकर के कंप्लेन कर दी तो फिर वो किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसकी सामत नहीं है, ये समझ लीजिए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, उसके बाद बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं। फिर बुजुर्ग पछताते हैं कि काश कुछ समय में और रुक जाता, बाद में दे देता, है ना, या फिर डीड बना जाता है, इसको वसीयत बोलते हैं कि मेरे मरने के बाद इन लोग की हो जाएगी। तो अब आपको पछताना नहीं है। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आपको ये भी अधिकार देता है कि आप अपने बच्चों को दी गई संपत्ति को आप वापस ले सकते हो। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में उस संपत्ति को शून्य घोषित करवा सकते हो। तो बहुत सारे अधिकार हैं जो कि आपको पता नहीं है। अगर आप कमेंट करोगे सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में तो मैं पूरा विस्तार से एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से कानूनी अधिकार आपको मिले हैं, कहाँ पर कंप्लेन करनी है, कैसे फाइल करना है, सब कुछ। एंड हाँ, अगर आपका मुकदमा कोई बड़ा है, कोई गंभीर मामला है, तो सरकार आप सीनियर सिटीजन्स को फ्री में सरकारी वकील भी देती है ताकि आपका वकील का खर्चा बच सके। और सरकारी वकील तो जानते हो आप लोग कितने काबिल होते हैं, क्योंकि कितना कंपटीशन वो लोग करके तब गए हुए होते हैं। प्राइवेट वकील एक बार को हार मान जाएगा, लेकिन सरकारी वकील जो है वो बहुत काबिल होते हैं। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।